सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। सो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो हाँ, मैं स्पेसएक्स के रॉकेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो अभी के टाइम में हम लोग सब जानते हैं कि स्पेसएक्स के रॉकेट्स को लिटरली बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है वहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्टर हम लोग बोल सकते हैं, वो है नासा। नासा के जितने भी सैटेलाइट्स इवेंट्स होते हैं, जितने भी अभी के टाइम में एयरशिप्स जा रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्पेसएक्स के रॉकेट से जा रहे हैं। तो आखिर स्पेसएक्स ऐसा क्या इनोवेटिव कर रहा है? स्पेसएक्स ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है जो कि बाकी के कंपनीज़ के रॉकेट्स ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, बाकी के ट्रेडिशनल रॉकेट्स ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे? क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है? वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर एक स्पेसएक्स का रॉकेट इतना ज़्यादा एफिशिएंट, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है कि इसको नासा तक यूज़ कर रहा है। तो पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल रॉकेट्स के साथ होता क्या है ऐसा और स्पेसएक्स के रॉकेट्स इसके लिए क्या करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम लोग ट्रेडिशनल रॉकेट्स के बारे में बात करें ना, वो मेनली एक सेम बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं कि वो टेक ऑफ करते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या फिर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस के बाद वो ओशियन के अंदर क्रैश हो जाते हैं, जहाँ तक उनको लगता है कि अब एयरशिप खुद से जा सकता है। बट जो यहाँ पे स्पेसएक्स है ना, कंट्रोल डिसेंट रखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, पूरे के पूरे रॉकेट को ना वो एक ऑटोनोमस गाइडेंस देता है, फिर उसके बाद उसकी प्रिसीजन लैंडिंग कराता है। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें, तो अभी के टाइम में स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट को एक ऑटोनोमस रॉकेट बना दिया है। ऑटोनोमस रॉकेट का मतलब कि वो खुद से डिसाइड करेगा कि कहाँ लैंड करना है और कैसे लैंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, तो स्पेसएक्स के जो बूस्टर्स होते हैं ना, वो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमीनियम एलॉय से बनते हैं और कार्बन कंपोजिट से बनते हैं। ये मटेरियल जो होते हैं वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, फिर थर्मल स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर फटीग रेजिस्टेंस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रॉकेट आपका रीलॉन्च के लिए रेडी रहता है कि आपका रॉकेट है वो बार-बार लॉन्च हो सकता है, बार-बार यूज़ हो सकता है और ये आपको स्ट्रक्चरल फेल्योर से भी बहुत बचाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये जो पूरा का पूरा जो लैंडिंग का सिनेरियो है कि मान लो एक टेक ऑफ हो गया उसका रॉकेट, अब लैंडिंग किस तरीके से होगी सेफ लैंडिंग कि वो रॉकेट भी बचा रहे और उसको रीयूजेबल भी बनाया जाए। तो स्पेसएक्स इसके लिए एक बहुत उसका रिवॉल्यूशनरी पार्ट है स्पेसएक्स का या फिर स्पेसएक्स के रॉकेट्स का, वो है प्रोपल्सिव वर्टिकल लैंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूज़ होता है ग्रीन फिन्स। ग्रीन फिन्स का किस लिए यूज़ होता है? एयरोडायनामिक्स कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडली यूज़ होते हैं कोल्ड गैस थ्रस्टर्स। अब कोल्ड गैस थ्रस्टर्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि वो अल्टीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। फिर थर्ड होते हैं इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। फोर्थ होता है वो है जीपीएस बेस्ड नेविगेशन। नेविगेशन के लिए फिर रियल टाइम जो आपका फ्लाइट के अंदर जो पूरा का पूरा सेंसर्स वगैरह काम करते हैं। फिर ये सब मिलकर एक पूरे के पूरे रॉकेट को एक प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम बना देते हैं, जो कि खुद से डिसाइड करता है कि कहाँ, किस जगह पे और कैसे लैंड करना है। सो अब जो मेन बात आता है वो आता है इंजन का कि आखिर अगर एक पूरा का पूरा सिस्टम है ना, तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो इंजन होता है। तो स्पेसएक्स के इंजन वो नॉर्मल इंजन नहीं होते हैं, जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल रॉकेट्स में यूज़ होते हैं। उसमें मेनली मर्लिन इंजन्स यूज़ होते हैं। अब मर्लिन इंजन्स क्या होते हैं? वो मेनली मल्टीपल इग्निशंस साइकिल को अलाउ करते हैं, थ्रॉटल को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते हैं, फिर डीप थ्रॉटल भी सपोर्ट करते हैं, फिर री-एंट्री बर्न, लैंडिंग बर्न सब परफॉर्म करते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जहाँ आपका ट्रेडिशनल रॉकेट का इंजन एक बार फायर हुआ और डन, बस हो गया उसमें। बट स्पेसएक्स के इंजन्स जो होते हैं ना, वो बार-बार मल्टी बर्न कैपेबिलिटी रखते हैं खुद में, ताकि वो उसको और बेटर बना सकें और तरीके से उसको लैंडिंग करा सकें और तरीके से उसको टेक ऑफ करा सकें और तरीके से ट्रैजेक्टरी के ऊपर फिक्स करके उसके बाद खुद से वापस भी आ सकें। अगर हम लोग अभी बात करें उसकी थर्मल प्रोटेक्शन या फिर री-एंट्री फिजिक्स की, चलिए मैं अगर बात करूँ, तो री-एंट्री के टाइम पे जो रॉकेट होते हैं ना, वो हाइपरसोनिक स्पीड में होते हैं। अबाउट अगर हम लोग बात करें 5 मैक या फिर 10 मैक, अभी अगर हाईएस्ट मैं अगर समझूँ तो 5 मैक या 10 मैक कोई फाइटर प्लेन ही उड़ता है, तो उस स्पीड से रॉकेट होता है वो रिटर्न करता है। अब रिटर्न करता है, इस टाइम में क्या होता है, वो एक्सट्रीम एयरोडायनामिक हीटिंग होती है उस जगह पे, फिर प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस इंक्रीज होता है। सो स्पेसएक्स इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करता है? तो स्पेसएक्स इसको कंट्रोल करता है 3 मेथड से। फर्स्ट इज रेट्रो प्रोपल्शन, सेकंड इज हीट रेजिस्टेंस कोटिंग एंड थर्ड इज कंट्रोल्ड एंगल ऑफ अटैक। सो अगर मैं सिंपली आपको रेट्रो प्रोपल्सन समझाऊं, तो रेट्रो प्रोपल्सन एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि अगर आपका रॉकेट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है, मान लो नीचे आ रहा है, तो वो जो आपका इंजन होगा वो अपोजिट साइड में फायर करेगा, ताकि उसमें थोड़ा फोर्स लगे, थोड़ा उसमें फ्रिक्शन लगे, ताकि वो और अच्छे तरीके से क्या हो कि अब मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो रोकना जरूरी है, तो उसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के लिए वो उसके अपोजिट साइड में फायर करता है इंजन, ताकि वो उसको थोड़ा रेजिस्ट कर पाए, थोड़ा रिजिड बना पाए उसको। फिर उसके बाद हीट रेजिस्टेंस कोटिंग होती है पूरे पूरे बॉडी के ऊपर। फिर कंट्रोल एंगल ऑफ अटैक होता है। इससे क्या होता है, इससे थर्मल डैमेज ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं रीयूजेबिलिटी कैसे होती है इसमें।
मेनली क्या होता है कि जब एक कोई रॉकेट वापस आता है, लैंड करता है फिर से, तो स्पेसएक्स उसको कभी भी स्क्रैप नहीं करता है। उसको क्या करता है वो उसको चेक कराता है, उसको टेस्टिंग उसकी होती है, फाइन एंड ट्यूनिंग होती है फिर से। कोई भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर किया जाता है और फिर उसको फिर से टेस्ट करके उसके कुछ भी अगर चेक्स हो गए, डायग्नोसिस हो गई, वो सारा करके फिर उसको मिनिमल रिफर्बिशमेंट के साथ जो आपका रॉकेट है ना, वो वापस लॉन्च के लिए रेडी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे पहला चीज़ होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है। सेकंड चीज़ है कि ये हम लोग इसको रिलॉन्च को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग अच्छे से फाइन ट्यूनिंग कर दें, अगर हम लोग अच्छे से इसको पूरे के पूरे जो बॉडी है रॉकेट बॉडी को उससे उसको फिर से अच्छे से रिफर्बिश कर दें, तो हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, जो मेन चीज़ जो अभी के टाइम में स्पेसएक्स के रॉकेट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, वो है एआई। अब एआई किस तरीके से हेल्प करती है? फर्स्ट क्या है कि हर रॉकेट जो होता है स्पेसएक्स का उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स लगते हैं जो कि रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा भेजते हैं। ये डेटा इंक्लूड करता है जैसे वाइब्रेशन प्रोफाइल हो गया, थर्मल रीडिंग हो गया, प्रेशर वैल्यूज़ हो गया, स्ट्रक्चरल लोड हो गया। अब एआई एल्गोरिदम क्या है कि इन डेटा को एनालाइज़ करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका कंपोनेंट फटीग कैसा है, फेल्योर प्रोबेबिलिटी कैसा है और मेंटेनेंस नीड कैसा है कि आखिर इसमें और मेंटेनेंस चाहिए या नहीं? फेल्योर की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या ये फेल हो सकता है आगे जाके? और जो थर्ड होता है वो है कंपोनेंट फटीग कि इस ये कंपोनेंट किस तरीके का है? आखिर ये रिलायबल है या नहीं? ये ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएगा या नहीं? या फिर ये पूरा का पूरा मटेरियल कैसा है? तो इस तरीके से प्रेडिक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर अब हम लोग बात करें कि स्पेसएक्स और ट्रेडिशनल रॉकेट्स के बीच का डिफरेंस तो आपको सीधा-सीधा दिख गया होगा कि यहाँ पे कॉस्ट का बहुत ज़्यादा कॉस्ट कट हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। हमारा कम से कम वेस्टेज हो रहा है, हम बार-बार एक ही चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं, तो वेस्टेज भी कम हो रहा है। दूसरा है कि लॉन्च की फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, हम लोग बार-बार लॉन्च कर सकते हैं और स्पेस को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है।